हेलो एवरीवन। आज रैपिडो का यूजर बेस 1 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। कंपनी का वैल्यूएशन $800 मिलियन हो चुका है। कंपनी को ऑलरेडी $300 मिलियन से भी ज्यादा फंडिंग मिल चुका है। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा वक्त भी था जब कोई भी रैपिडो में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। किसी को भरोसा नहीं था कि रैपिडो ग्रो कर सकता है। ये कहानी उस समय की है जब रैपिडो का फाउंडर अरविंद सांका अपना पहला प्रोजेक्ट कैरियर के ऊपर काम कर रहे थे। कैरियर एक लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन बेस्ड कंपनी था जो अपने कस्टमर्स को अपना सामान एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में पहुंचाने में हेल्प करता था। कहा जाता है अरविंद अपना कैरियर वाला प्रोजेक्ट को लेके 70 से 75 इन्वेस्टर्स के पास गए थे, पर किसी को उसके प्रोजेक्ट में वायबिलिटी नहीं दिखा और किसी ने भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया। बहुत जल्दी अरविंद को समझ में आ गया था कि अगर बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो करना है तो B2B छोड़ के B2C मॉडल में आना पड़ेगा। अब B2C में डील करना है तो पहले जैसा ट्रक्स और वैन्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रक्स वैन्स का ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है। ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और ट्रक्स और वैन्स ट्रैफिक में भी ज़्यादा फंसते हैं, जिसके लिए डिलीवरी भी डिले होता है। और जैसे कि कहते हैं ना, नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। और यहाँ पे भी एक नया आइडिया आया, 2 व्हीलर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मोटरसाइकिल्स का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, ये ट्रैफिक में भी नहीं फंसता और जल्द से जल्द सामान अपने डेस्टिनेशन में पहुंचाता है। यहाँ पे अरविंद और उनके 2 को-फाउंडर्स पवन और ऋषिकेश ने ये रियलाइज किया कि ये जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स मार्केट के लिए, ये सेम प्रॉब्लम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मार्केट में भी है, जिसको वो सॉल्व कर सकते हैं। मार्केट में अवेलेबल जो ऑप्शंस थे वो या तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड अनकंफर्टेबल थे जैसे कि बस, या तो बहुत एक्सपेंसिव थे जैसे कि कैब, और एक मोटरसाइकिल टैक्सी ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। यहीं से तीनों फाउंडर्स ने मिलकर शुरू किया रैपिडो को। तो सुन लो बब्बन की सलाह, हमेशा रैपिडो ही बुला। शुरू में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पैसेंजर्स के माइंडसेट बदलना। मार्केट में पहले से ही एक नोशन था कि 2 व्हीलर टैक्सी सेफ नहीं है। अब इसको काउंटर करने के लिए रैपिडो फाउंडर्स ने पहले दिन से ही हर राइड्स को इंश्योरेंस के अंडर ले आया। इसके अलावा हर मोटरसाइकिल में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया, जिसके थ्रू ये ट्रैक होता है कि वो राइडर रैश ड्राइविंग कर रहा है या हाई स्पीड में चला रहा है। अगर वो रैश ड्राइविंग या हाई स्पीड राइडिंग करता है तो इमीडिएट उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, और जिसके डर से राइडर्स भी संभाल के राइड करते हैं। बट इससे भी कई गुना बड़ा एक चैलेंज उन लोगों के लिए वेट कर रहा था। रैपिडो के लॉन्च होने के कई महीनों के अंदर ओला और उबर भी 2 व्हीलर सेगमेंट लॉन्च कर दिया। ओला और उबर के पास इनफ फंडिंग था अलग अलग ऑफर्स के थ्रू राइडर्स और पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। वो बहुत जल्दी मार्केट कैप्चर करने लगे। अब रैपिडो के फाउंडर्स ने जो भी इन्वेस्टर को अप्रोच किया, सबने एक ही सवाल पूछा, जो कि बहुत लेजिटिमेट सवाल भी था, कि ओला और उबर ऑलरेडी इस बिजनेस में है। ओला और उबर टैक्सी बिजनेस में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टाइज भी रखते हैं। ऊपर से ओला उबर फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है। अब कैसे कम्पीट करोगे ओला और उबर को? यहाँ पे अब चैलेंज ये था, बिजनेस को ग्रो तो कराना है पर कम से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ। रैपिडो मोटरसाइकिल ओनर्स को ऑनबोर्ड करना शुरू किया, पर यहाँ भी ओला और उबर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिला, क्योंकि ओला और उबर भी मार्केट से राइडर्स को ऑनबोर्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे रैपिडो राइडर्स की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को ईजी और स्मूथ करने के लिए कुछ स्टेप्स लिया। पहले रैपिडो कैप्टन ऐप लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू बहुत आसानी से कोई भी 2 व्हीलर ओनर अपने आप को ऑनबोर्ड कर सकता है रैपिडो के साथ। आपके पास एक मोटरसाइकिल होना चाहिए, जो कि ऑब्वियस है, नहीं तो आप चलाओगे क्या। और ये मोटरसाइकिल 2009 से पुराना नहीं होना चाहिए। आपके पास एक मोबाइल विथ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जिस पे आपका बुकिंग आएगा। आपके मोटरसाइकिल का वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपका पैन कार्ड चाहिए। बस हो गया। ये इतना डॉक्यूमेंट्स है तो कोई भी रैपिडो के साथ ऑनबोर्ड हो सकता था। शुरू में रैपिडो के पास कैप्टन्स बहुत कम थे। अच्छा, रैपिडो में राइडर्स को कैप्टन कहा जाता है। ये भी कंपनी का एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब क्योंकि रैपिडो के पास राइडर्स बहुत कम थे, तो पैसेंजर्स को बहुत आसानी से राइड्स में नहीं मिलता था, या तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता था। बट यहाँ पे एक यूनिक कस्टमर बिहेवियर नोटिस किया गया है कि लोग एक्चुअली ज़्यादा वेटिंग टाइम तक वेट कर रहे थे रैपिडो के साथ ही राइड करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कस्टमर लॉयल्टी का।
रैपिडो के फाउंडर्स को शुरू में ही समझ में आ गया था इतना भारी कंपटीशन के अंदर अगर ग्रो करना है तो अपना दो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर्स है उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 पैसेंजर्स यानी कि कस्टमर्स, और नंबर 2 राइडर्स जो कि एक्चुअली पैसेंजर्स के साथ डील करते हैं, जो कि फेस ऑफ द कंपनी है। तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ डिसीजंस लिया और कुछ बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स अप्लाई किया। यूजर्स की ज़रूरतों को समझ के कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज करा गया, जैसे कि वेटिंग टाइम कम करना, प्राइस को कंट्रोल में रखना, ये इंश्योर करना कि कैंसलेशन ना हो, हर एक मोटरसाइकिल पे मॉनिटरिंग टूल लगाना ताकि कोई भी राइडर ओवर स्पीडिंग ना करे। वक्त के साथ कुछ और इम्प्रूवमेंट्स भी आया, जैसे कि स्नूज बटन। अगर आप किसी लोकेशन में हो जहाँ पे आप अपना रैपिडो ऐप ओपन करते हो और आपको आसपास कोई भी राइड नहीं दिख रहा है तो आप स्नूज बटन को दबा सकते हो। एज सुन एज कोई भी राइडर नियर बाई अवेलेबल होगा आपके लिए वो राइडर बुक हो जाएगा। फिर रैपिडो पास भी एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करा गया है, जिससे आप एक बार रैपिडो पास खरीद लो तो आगे के राइड्स में आपको डिस्काउंट मिलता है। इसमें कस्टमर को भी डिस्काउंट मिलता है और वो कस्टमर लॉन्ग टर्म के लिए रैपिडो के साथ जुड़ा भी रहता है क्योंकि उसको अपने पास के थ्रू डिस्काउंट मिल रहा है। पर यूजर्स को अच्छा सर्विस देने के लिए सबसे जरूरी ये था जो कंपनी का एक्चुअल फेस है, जो कि एक्चुअली यूजर्स को सर्विस देते हैं या पैसेंजर्स के साथ डील करते हैं, वो मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड रहे, यानी कि राइडर्स, जिसे रैपिडो में कैप्टन्स कहा जाता है। या रैपिडो ने मार्केट के दूसरे प्लेयर्स से थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी लिया। जैसे ओला उबर में अपने ड्राइवर को ड्राइवर या राइडर बोला जाता है, रैपिडो ने अपने ड्राइवर्स को बोला या राइडर्स को बोला कैप्टन्स। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स जहां इन राइडर्स को सर्विस देने के लिए पैसा दे रही थी, रैपिडो पैसा के साथ साथ इज्जत भी दे रही थी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एट द सेम टाइम रैपिडो ने और एक चीज नोटिस किया, अदर कंपनीज में अपने ड्राइवर्स को अपना पे आउट निकालने के लिए पूरा महीना वेट करना पड़ता है, जो कि राइडर्स के लिए बहुत ट्रबलसम होते हैं। हम सब ने ये सिचुएशन एक्सपीरियंस किया। आप एक ओला या उबर बुक करते हैं, ड्राइवर वहां पहुंचता है और वो पहले पूछता है कि आप ऑनलाइन पे करोगे कि कैश में करोगे। वो ऑनलाइन अवॉइड करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको भी पता है कि ये पैसा लंबा टाइम तक फंस जाएगा। बट रैपिडो ने यहाँ पे क्या किया, रैपिडो डेली या वीकली पे आउट निकालने का ऑप्शन दे दिया राइडर्स को, जो कि राइडर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया। और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, रैपिडो ने राइडर्स का ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत ईजी कर दिया। अब इसी के बीच 2016 में रैपिडो को बड़ा ब्रेक मिला, जब हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजल और गूगल के इंडिया हेड रंजन आनंदन रैपिडो में इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे पवन मुंजल का इन्वेस्टमेंट ज्यादा पॉपुलर हुआ है, बहुत कम लोग जानते हैं रंजन आनंदन के भी इन्वेस्टमेंट के बारे में, बट ये दोनों ही थे जो सीड इन्वेस्टर्स थे रैपिडो में। इसके बाद रैपिडो के मैनेजमेंट ने एक बहुत यूनिक स्ट्रेटेजी लिया और कहा जाता है ये आइडिया मिस्टर पवन मुंजल से ही इन्फ्लुएंस था, जो कि आगे रैपिडो के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। रैपिडो ने मेजर सिटीज को छोड़ के छोटे शहरों में फोकस करना डिसाइड किया। अब इन छोटे शहरों में ऑल्टरनेटिव्स भी कम होता है, कंपटीशन भी बहुत लिमिटेड रहता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स कम है तो लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस भी ज्यादा होता है। यहाँ पर रैपिडो ने उन लोगों को टारगेट किया जो बस में धक्के खा के ट्रैवल करते हैं या ऑटो में ट्रैवल करते हैं। छोटे शहरों को टारगेट करना रैपिडो के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। आज रैपिडो 90 सिटीज में प्रेजेंट है, 5 लाख से ज्यादा कैप्टन्स रैपिडो का राइडर है, 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स रैपिडो को यूज करता है। कंपनी का रेवेन्यू 1250% जंप किया है और इस साल के अप्रैल तक कंपनी का वैल्यूएशन $800 मिलियन तक पहुंच गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये केस स्टडी से एज अ बिजनेस स्टूडेंट और एज एन एंटरप्रेन्योर हमें क्या सीखने को मिलता है। फर्स्ट, रेगुलर इंटरवल में खुद का इवैल्यूएशन करना है और जहां भी कोर्स करेक्शन की जरूरत है वहां इमीडिएट एक्शन लेना है। सेकंड, अपने फ्रंटलाइन टीम का ध्यान रखें। ये वही लोग हैं जो रोज आपके कस्टमर्स, आपके यूजर्स के साथ डील करते हैं। अगर ये लोग सेटिस्फाइड रहेंगे तो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हाई रहेगा। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे मार्केट में फोकस करने से पहले स्मॉल सेगमेंट या स्मॉल क्लस्टर्स को टारगेट करिए जिसमें कि ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो। ये था अपना आज का डिस्कशन। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है अपना चैनल ग्रो कराने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वापस मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।